हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिजीज़ वाला जो यूनिट हम कर रहे हैं उसमें नेक्स्ट आज की डिजीज़ जो हमने करनी है एस्केरियासिस। ठीक है, एस्केरियासिस क्या होती है, किस तरह से स्प्रेड होती है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आज हमने करनी है। ठीक है, अब देखो अगर एस्केरियासिस की बात करें, ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जो किसकी वजह से होती है, एक एंडोपैरासाइट की वजह से होती है। अब देखो पैरासाइट तो आपको पता है, पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो दूसरे पे फीड करता है, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है, उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट की दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास एक्टोपैरासाइट, दूसरा होता है हमारे पास एंडोपैरासाइट। ठीक है, एक्टोपैरासाइट क्या होता है? एक्टोपैरासाइट ऐसा पैरासाइट जो बॉडी के बाहर फीड करता हो। ठीक है, होस्ट की बॉडी के बाहर फीड करता हो। जैसे आपको मैं कॉमन सी एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे मॉस्किटो फीड करता है, उसको हम एक्टोपैरासाइट बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो एस्केरियासिस है ये हमारे पास एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट का मतलब हमारी बॉडी के अंदर रहता है, हमारी बॉडी के अंदर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे फीड करता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोपैरासाइट। अब अगर एस्केरियासिस की बात करें, ये एंडोपैरासाइट है और पर्टिकुलरली कहाँ रहता है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, वहीं ये मैच्योर होता है, वहीं इसकी रिप्रोडक्शन होती है, सारी लाइफ साइकिल इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में निकलती है। ठीक है, अब एस्कैरिस की थोड़ी सारी बात कर लें। एस्कैरिस हमारे पास एक लार्ज साइज्ड नीमाटोड पैरासाइट है, नीमाटी हेलमिंथ से बिलोंग करता है, नीमाटोड पैरासाइट है और इसमें सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म क्लियर है। सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म का पता है ना आपको, कि हम दूर से देखने से पहचान लें कि ये पर्टिकुलर मेल है हमारे पास, ये फीमेल है। तो सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म इनमें क्या है? क्लियर है। सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म कैसे क्लियर है? ह्यूमंस में देख लो, हमें बॉय और गर्ल अलग अलग दिख जाते हैं, फीचर्स टोटली डिफरेंट हैं। इनके केस में जो मेल है वो स्मॉल होता है, फीमेल जो है लॉन्गर होती है। ठीक है, ये सबसे पहला फीचर होता है। उसके बाद मेल के एंड पे ना बरसा बना होता है। कभी कभी वो बरसा क्लियर भी नहीं होता, बरसा के बेसिस पे नहीं, हम साइज़ के बेसिस पे क्लियरली इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब देखो, आपकी जब रेगुलर क्लासेस अगर ऑफलाइन स्टार्ट हो गई तो हमारे स्कूल में अवेलेबल है स्पेसिमेन। स्पेसिमेन आपको दिखाऊंगी मैं। 11th में शायद दिखाया भी होगा, नहीं दिखाया तो 12th में आपको स्पेसिमेन ज़रूर दिखाया जाएगा। ये एस्कैरिस का स्पेसिमेन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो वहाँ जो फीचर्स आप यहाँ करोगे ना, क्लियरली आपको वहाँ फीचर्स वो दिखते हैं। मेल छोटा होता है, फीमेल हमारे पास लंबी होती है। ठीक है, और रहता कहाँ है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद जो फीमेल है, फीमेल अप्रोक्सीमेटली अपनी लाइफ टाइम में जितना उसका पीरियड होता है, 27 मिलियन एग्स ले करती है। कितने? 27 मिलियन। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो ये पैरासाइट होते हैं इनका एक फीचर होता है, ये बहुत ज़्यादा एग ले करते हैं। एग ले ज़्यादा क्यों करते हैं? होता क्या है, इनके सर्वाइवल के चांसेस तो बड़े कम होते हैं। अब अगर मान लो ये फीमेल 2 या 4 एग ले करे, तो वो एग हम एक पर्सन की बॉडी से बाहर निकलेंगे, देन किसी तरह से दूसरी पर्सन की बॉडी में पहुंचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए इन्होंने अपनी जनरेशन को कैरी करने के लिए अडॉप्ट किया होता है, कि इनकी अडॉप्टेशन होती है कि मिलियंस ऑफ एग्स को ले करते हैं, ताकि मिलियंस में से कम हंड्रेड्स तो सर्वाइव कर सके ना। मिलियन अगर नहीं भी सर्वाइव कर रहे, किसी भी वजह से वो किल हो जा रहे हैं, तो कुछ तो सर्वाइव करें। इस चीज़ को, जनरेशन को कैरी ऑन करने के लिए मिलियंस ऑफ एग ले करती है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपने इसके बारे में लिखना है। देन उसके बाद अगर हम बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस तरह से ये जो डिजीज़ है ट्रांसमिट होती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो ये ट्रांसमिशन इसका मोड कौन सा रहता है? ओरल फिकल रूट। अब ये कौन सा रूट होता है? ओरल फिकल रूट। ओरल जो हम माउथ से कोई चीज़ लेते हैं, फिकल जो फिकल मेटल के साथ रिलीज होती है। एक्चुअल में देखो, ये जो पैरासाइट है एस्कैरियासिस, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही इसने कॉपुलेशन शो की, रिप्रोडक्शन शो करके एग ले किए। एग जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से गए हमारी कहाँ, जो ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में एग जाते हैं पूरा मूव करके। ठीक है, दूसरे कलर से मैं शो करती हूँ। यहाँ से मूव करके गए ये एनएस के थ्रू, फिकल मैटर के थ्रू बाहर आ गए क्या? एग्स। अब जो ये एग्स हैं बाहर आ गए सॉइल पे, हम ये मान के चलते हैं कि वो वॉशरूम यूज़ नहीं कर रहे, ओपन फिक्सेशन हो रही है, फिकल मैटर बाहर ग्राउंड पे वो रिलीज़ कर रहे हैं कोई भी पर्सन जो है। ठीक है, तो फिकल मैटर जब ग्राउंड पे गया, तो मान लो इसके सराउंडिंग में कोई वाटर बॉडी है। अगर वाटर बॉडी नहीं भी है, फिकल मैटर के सराउंडिंग में कोई वाटर बॉडी नहीं है, तो क्या होगा? फ्लाइज वगैरह इस पे आके बैठती हैं, मक्खियाँ बैठती हैं। मक्खी यहाँ पे आके बैठी, जाके दोबारा हमारा जो खाना था, खाना कवर्ड नहीं था, वहाँ जाके मक्खी बैठेगी, तो यहाँ से एग उठाए किसने? फ्लाई ने, जाके यहाँ छोड़ दिए। एक ये तरीका है। ठीक है, अब ये खाना, इस पे उसके एग्स आ गए जो हमें दिखते नहीं, माइक्रोस्कोपिक हैं, हमने वही खाना खा लिया। ओरली
वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गया। रिलीज कहाँ से हुआ था? फिकल मैटर के साथ, ठीक है। एंटर दोबारा किस तरह से हुआ? ओरल, हमारे माउथ से एंटर हुआ है। तो इस पर्टिकुलर तरीके को हम क्या बोलते हैं? ओरल फिकल रूट। ये मैंने फ्लाई की एग्जांपल दी। अगर फ्लाई नहीं, मान लो फ्लाई नहीं थी आसपास, यहाँ पे कोई वाटर बॉडी है, पानी के आसपास फिकल मैटर है, तो पानी में जाके वो फिकल मैटर मिक्स हो जाएगा, तो वो कंटामिनेटेड वाटर हम ड्रिंक करेंगे, उसके थ्रू भी हमारी बॉडी में ये पैरासाइट एंटर हो सकता है। कंटामिनेटेड फूड, सब्जी है पास लगी हुई, हमने सब्जी को बॉयल नहीं किया, ऐसे ही कच्ची सब्जी सैलेड के बेसिस पे खा ली, उसके थ्रू भी हमारी बॉडी में ये पैरासाइट एंटर हो सकता है, ठीक है। तो ओरल फिकल रूट के थ्रू पैरासाइट हमारी बॉडी में एंटर होता है और एग जाके रिलीज होते हैं। फिकल मैटर के एग जो हैं कंटामिनेटेड फूड और वाटर के साथ हमारी बॉडी में एंटर हो गए, ठीक है। हमारी बॉडी में जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में हैचिंग होगी। अब बात आती है कि हैचिंग बाहर क्यों नहीं होती? हमारी बॉडी के बाहर जब फिकल मैटर के साथ रिलीज हुए थे एग, तो हैचिंग बाहर क्यों नहीं होती? हमारे इंटेस्टाइन में ही क्यों होगी? देखो, ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये बहुत होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, इनमें स्पेसिफिसिटी मेंटेन होती है। जब ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, मतलब हमारे खाने या पानी के साथ जब एंटर किए, स्टोमक में पहुंचेंगे, तो स्टोमक में इनको HCl जो है एसिडिक मीडियम मिलता है, तो इनको स्टिमुलस मिल जाता है कि अब हमारा पर्टिकुलर होस्ट आ गया है। उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंगली ये क्या करते हैं? फर्दर मैचुरेशन शो करते हैं, ठीक है। तो जब ये स्टोमक में पहुंचेंगे, इनको एसिडिक मीडियम मिलेगा और इनको स्टिमुलस मिल जाएगा, फिर जाके ये इंटेस्टाइन में क्या करेंगे? हैचिंग शो करेंगे, लार्वल फॉर्म रिलीज होंगी, ठीक है। और उसके बाद ये जो लार्वल फॉर्म्स हैं ये लिवर में एंटर कर जाएगी सर्कुलेशन के थ्रू। इंटेस्टाइन में से जाएगी लिवर में, लिवर से जाएगी हार्ट में, हार्ट से लंग्स में, लंग्स से दोबारा हमारा जो ग्लोटिस और एपिग्लोटिस पता है ना, हमारे फेरिंग्स वाले रीजन में होता है, विंड पाइप की ओपनिंग को बोलते हैं, वहाँ से लंग्स से आएगी हमारे ट्रैकिया में, ठीक है। ट्रैकिया से ग्लोटिस के थ्रू जाएगी बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से दोबारा जाएगा हमारा ओसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, फूड पाइप से स्टोमिक, स्टोमिक से इंटेस्टाइन और फिर जाके इंटेस्टाइन में ये सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। इसकी मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ, ये देखो, ठीक है। इसको हम थोड़ा अच्छे से देखते हैं। ये देखो, कंटामिनेटेड फूड या वाटर के साथ एग को स्वेल किया माउथ में, माउथ से चले गए कहाँ पे? अब इंटेस्टाइन में ये चले गए, मतलब स्टोमक में गए, स्टोमक से इंटेस्टाइन में गए, हैचिंग हुई, ठीक है। अब हैचिंग हो गए, डायरेक्ट अडल्ट नहीं बना, ये देखो यहाँ से माइग्रेट करके गया लिवर में, लिवर से माइग्रेट करके गया हार्ट में, हार्ट लंग्स के अंदर ही, हार्ट लंग्स के पास ही होता है, लेफ्ट लंग के पास होता है, ठीक है। यहाँ से गया लंग्स में, ठीक है। लंग्स में फर्दर मैचुरेशन होती गई, दोबारा से एंटर किया है माउथ के थ्रू, जो मैंने अभी आपको ग्लोटिस और एपिग्लोटिस बताया ना, उसके थ्रू, क्योंकि बाकी और कोई लिंक नहीं होता। हमारी एलिमेंट्री कैनाल एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो कंप्लीटली क्लोज्ड होता है, ऐसा नहीं है कि वो लंग्स के साथ भी जुड़ी हुई है, किडनी के साथ भी जुड़ी हुई है, नहीं, वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये एपिग्लोटिस जो हमारी विंड पाइप की ओपनिंग है, वहाँ से आएगा दोबारा हमारे स्टोमक में, स्टोमक्स में दोबारा जाएगा इंटेस्टाइन में और फर्दर मैचुरेशन होगी और ये अडल्ट स्टेज बन चुकी है कहाँ पे? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अडल्ट स्टेज बन चुकी, कॉपुलेशन होगी, देन एग रिलीज होंगे, देखो ये एग रिलीज हुए फिकल मैटर के साथ, ठीक है। इस तरह से दोबारा से ये पासिंग हो जाएगी। अब आपको ये लाइफ साइकिल नहीं करनी है, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको लाइफ साइकिल नहीं करनी, हमने जस्ट डिजीज़ को करना है। डिजीज़ के हमारे काम की जो चीज़ें हैं, इंक्यूबेशन पीरियड है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, देन उसके बाद सिम्टम्स हैं, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स हैं, वो हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए किस तरह से इसकी लाइफ साइकिल रन करती है, इसलिए मैंने ये आपको शो किया। ये आपको बनाने की ज़रूरत भी नहीं है और इसको डिटेल करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इंक्यूबेशन पीरियड की, इंक्यूबेशन पीरियड जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड डिपेंड करता है सीवियरिटी पे, मतलब कितने एक पैरासाइट हमारी बॉडी में एंटर किए हुए उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स का रहता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। देन उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, कौन कौन से सिम्टम्स हमारी बॉडी शो करती है? एब्डोमिनल क्रैम्प्स होने लगते हैं, हमारे एब्डोमेन वाले रीजन में पेन होने लगती है, जिसको हम एब्डोमिनल क्रैम्प बोलते हैं। डिस्कम्फर्ट होने लगता है, ठीक है। फीवर भी हो सकता है, डायरिया मतलब लूज मोशन हो सकते हैं, वोमिटिंग भी हो सकते हैं कुछ केसेस में। और बच्चों के केस में क्या हो जाता है? मेंटल कैपेसिटी रिटार्ड हो जाती है, ठीक है। बच्चों के केस में मेंटल कैपेसिटी थोड़ी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं? हमें कैसे पता चलता है कि हमारी बॉडी में एस्केरियासिस है? क्योंकि जो डायरिया है, डायरिया या एब्डोमिनल पेन, ये किसी और पैरासाइट की वजह से भी हो सकते हैं। एक हम नेक्स्ट डिजीज़ करेंगे, उसमें भी यही सेम फीचर्स हैं, ठीक है। तो हमें कैसा पता चलेगा कि हमारी बॉडी में एस्केरियासिस ही है? तो डायग्नोज करने के लिए स्टूल टेस्ट या स्ट्रिंग टेस्ट किया जाता है।
अब स्टूल टेस्ट या स्ट्रिंग टेस्ट क्या हो गया? स्टूल टेस्ट मतलब फिकल मैटर का टेस्ट किया जाएगा। सिंपली फिकल मैटर को लिया, उसको ऑब्जर्व किया कि इसमें एग्स हैं या नहीं हैं, ठीक है। स्ट्रिंग टेस्ट क्या होता है? देखो एक कैप्सूल होता है, जेली लाइक कैप्सूल होता है, स्ट्रिंग इसके साथ थ्रेड लगा होता है, इसको एनस के थ्रू इंसर्ट किया जाता है ह्यूमन की बॉडी में। एनएस के थ्रू इंसर्ट करेंगे, ठीक है, कुछ टाइम तक उसको अंदर रहेंगे, देन स्ट्रिंग को दोबारा से पीछे पुल कर लेंगे और कैप्सूल जो है बाहर आ जाएगा। उसके साथ जो है अगर एग्स जो हैं अटैच हो जाएंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा एस्केरियासिस है, ठीक है। उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया जाएगा। ये दो टेस्ट किए जाते हैं, स्टूल टेस्ट और स्ट्रिंग टेस्ट, टू डायग्नोज द एस्केरियासिस। उसके बाद अगर हम बात करें प्रिवेंशन और कंट्रोल की, पहले कंट्रोल की बात करते हैं, देन प्रिवेंटिव मेजर्स पे आएंगे। कंट्रोल की बात करें तो हमारे पास मेबेंडाजोल अवेलेबल है, पिप्राजीन अवेलेबल है, पेरेंटोल अवेलेबल है और लेविमिसोल जो है, ये कुछ एंटीबायोटिक्स या केमिकल्स या टेबलेट्स बोल लो अवेलेबल हैं टू क्योर द एस्केरियासिस, ठीक है, ये पर्टिकुलरली दी जाती हैं। अब अगर बात करें प्रिवेंटिव मेजर की, प्रिवेंटिव मेजर में सबसे पहले पेशेंट को अलग कर दो, आइसोलेट द पेशेंट। अब पेशेंट को अलग क्यों करना होता है? ताकि उसकी अच्छे से देखभाल हो और उसका फिकल मैटर जो है कंटामिनेट ना हो सके, बाकी लोगों के साथ कंटामिनेट ना हो सके। देखो आज के टाइम पे तो वॉशरूम मोस्टली यूज़ करते हैं, बड़े कम हैं ऐसे गाँव जहाँ पे वॉशरूम नहीं अवेलेबल, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम में मोस्ट ऑफ़ द सिटीज़ में जो है वॉशरूम अवेलेबल हैं, तो ये डिज़ीज़ थोड़ी स्प्रेड कम हो रही है। लेकिन गांव वगैरह में जहाँ लोग ओपन फिसेशन करते हैं तो उसकी वजह से ये डिज़ीज़ ज़्यादा स्प्रेड होती है। तो पेशेंट को आइसोलेट कर दिया जाए ताकि उसका फिकल मैटर कंटामिनेट ना करे फूड वाटर को, ठीक है। उसके बाद क्लीन फूड एंड वाटर यूज़ किया जाए, बॉइल्ड वाटर यूज़ करो, बॉइल्ड फूड खाओ, ठीक है। और पर्सनल हाइजीन, साफ़ सफाई रखनी होती है, पर्सनल अपने आसपास पूरी साफ़ सफाई रखो। ताकि हम साफ़ सफाई का मतलब क्या है कि ताकि जो मॉस्किटो या फ्लाइज, मक्खियाँ और मच्छर जो हैं आसपास ना आए, ठीक है। इस वजह से हम इस डिज़ीज़ को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं इसकी स्प्रेडिंग को, ठीक है। तो आज हम यही करेंगे एस्केरियासिस, कल हम नेक्स्ट डिज़ीज़ करेंगे। थैंक यू सो मच।